नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस को त्यागपत्र देने वाले गुलाम नबी आजाद क्या मोडिफाई हो चुके हैं? कांग्रेस तो उन पर यही इल्जाम लगा रही है। जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। उन्होंने लिखा है कि गुलाम नबी आजाद शॉर्ट फॉर्म में जीएनए, उनका डीएनए मॉडिफाई हो गया है। यह बात ऐसे ही नहीं कही जा रही। दरअसल गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री पॉलिटिकल लाइन से बिल्कुल अलग रही है। राज्यसभा में जब गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म हो रहा था तो उनके विदाई भाषण में प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे। गुलाम नबी आजाद को पद्म पुरस्कार मिला। गुलाम नबी आजाद अब संसद सदस्य नहीं है। नियम के मुताबिक 2 महीने के अंदर दिल्ली का सरकारी बंगला भी छोड़ना होता है। आजाद को लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक उनके बंगला खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि बंगले खाली कराने में मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड सबको मालूम है। इसलिए कांग्रेस की तरफ से लगे आरोपों में राजनीति का फ्लेवर होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। आज कुरुक्षेत्र में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब जुड़ रहे हैं। फारूक साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जी सर, गुलाम नबी आजाद साहब के इस्तीफे को आप कैसे देख रहे हैं? हो सकता है आपने वो चिट्ठी अब तक पढ़ ली हो, तो जो इल्जाम वो लगा रहे हैं उसमें आप कितना मेरिट देखते हैं? उनके जाने को कांग्रेस पार्टी से, उसको कैसे देखते हैं? मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि इस वक्त गुलाम नबी साहब ने न सिर्फ कांग्रेस की से इस्तीफा दिया, बल्कि बेसिक मेंबरशिप से इस्तीफा दिया, जिसके लिए इनने 50 साल से ज्यादा उम्र कॉलेज डेज से आज तक जिंदगी इसके लिए दी है। सुबह शाम इसी के लिए काम करते रहे और छोटे पद से लेकर सबसे बड़े पद तक पहुंचे। और ये सिर्फ कांग्रेस के ही लीडर नहीं थे, ये गांधी परिवार का एक हिस्सा थे। और जब तक इनको वो सदमा नहीं लगा कि अब मेरी वो इज्जत नहीं है, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया। मगर मेरी सिर्फ एक ही मुझे अफसोस इस बात का है, उस वक्त उठाया जिस वक्त खुद मिसेस गांधी इलाज के लिए बाहर जा रही हैं और ये जमात इस वक्त एक भंवर में फंसी हुई है। और इस वक्त इसको अगर इसे भंवर से निकाल के ये इस्तीफा देते तो मुझे अफसोस नहीं होता। मगर अफसोस इसलिए भी है कि ये जमात इस वक्त भंवर में है और इसको भंवर से निकालने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह वज़ीर आज़म मोदी जी ने भी कहा कि एक स्ट्रांग अपोजिशन बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान की हुकूमत को कंट्रोल में रखने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने भी जो 2 शब्द इस्तेमाल किए, सदमा और भंवर, पहले सदमे की बात करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत सारी वजह लिखी है अपनी चिट्ठी में, जिसको आपने बताया कि सदमा उनको लगा। उनका कहना है हमारी बेइज्जती होती है पार्टी के अंदर। राहुल गांधी का नाम लेकर के कहा कि वो बेइज्जती करते हैं। अब वो बेइज्जती लिखे या नहीं, मैं समझता हूँ राहुल को एक जवान लीडर हैं, उनकी सोच वैसी है। मगर मैं समझता था कि राहुल जी को भी इसकी तरफ चिंतन करनी चाहिए कि ये नेता लोग क्यों जा रहे हैं, और अगर कहीं उनकी गलती है उसको ठीक करने की कोशिश करें कि ये जमात जो है, जिसकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त मुल्क को, इसको कायम कर सके, रख सके, इसको बढ़ा सके और इसको ताकत दे सके, वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने अभी आपने तो दशकों तक आने वाली जाने वाली सरकारों को देखा है इतनी नज़दीक से। वो उन्होंने एक इल्ज़ाम ये लगाया कि यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार पर जो इल्ज़ाम लगता था, उन्होंने कहा जो रिमोट कंट्रोल से वो सरकार चलती थी, आज कांग्रेस पार्टी वैसे ही एक रिमोट कंट्रोल से चल रही है। राहुल गांधी प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फैसले राहुल गांधी के होते हैं, और राहुल गांधी के ना हो तो उनके पीए ले लेते हैं या उनके सिक्योरिटी गार्ड ले लेते हैं। ये गुलाम नबी आजाद के कद का व्यक्ति कह रहा है। देखिए, मैं भी यूपीए 2 का एक मिनिस्टर था। समझता हूँ अगर हुकूमत चलाते थे तो वो मनमोहन सिंह जी चलाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जब से हुकूमत चली गई है, एक नया नेता आया है जो एक नई सोच से आया है। गलती तो मैं समझता हूँ वहीं पे हो गई है कि बुजुर्गों का और जवान का जो एक रिश्ता होना चाहिए, उसमें मेरे ख्याल से वो खलल आ गया है, उसमें वो दरार आ गई है। और मैं समझता हूँ उस दरार को दूर करने के लिए
जवान को पहल करनी चाहिए और बुजुर्ग को भी पहल करनी चाहिए। हो सकता है कि जैसे उन्होंने लिखा है कि वो कोठरी फैसला करती थी, उनने गलत फैसले किए हैं, मगर मेरी इल्तिजा होगी सबसे बुजुर्ग लीडर जो कांग्रेस के, उनसे भी, राहुल गांधी जी से भी, कि मेहरबानी करके इसकी तरफ फिर से देखें और कोशिश करें कि ये जो दरार बढ़ रही है इसको ख़त्म करें और वतन की सोचें और वतन को कैसे बचा सकें, उसके लिए कांग्रेस की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बताया, आप खुद यूपीए 2 की सरकार में थे, तो गुलाम नबी आज़ाद ये कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ा था जिसको आज तक बीजेपी याद दिलाती है, तो दरअसल वो 2014 में यूपीए की हार में एक सबसे बड़ी वजह थी और वो बड़ी बचकाना हरकत थी। देखिए, हार जीत तो हर वक्त होती है, आगे भी होगी, मगर हार जीत का ही हम ये हिसाब करें कि क्योंकि 14 में हम हार गए तो उसके जिम्मेवार राहुल गांधी है, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। उसके लिए हम सब जिम्मेवार है जो उस वक्त के मिनिस्टर थे। हम लोगों ने जो काम किया हम लोगों तक वो पहुंचा नहीं सके। हम पे उस वक्त आरोप लगे कि साहब पेट्रोल की कीमत देखिए क्या है, दाल की कीमत क्या है, चावल की कीमत क्या है, महंगाई के कहां पहुंच गई, भ्रष्टाचार कितना है, यही कहा गया ना उस वक्त। उस पर तो हार गए, तो क्या उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार है? उसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं जो उस वक्त मिनिस्टर थे। हम लोगों को वो राहत नहीं पहुंचा सके जिसकी उनको जरूरत थी। ये वो अपनी पार्टी के लिए ये जरूर कह रहे हैं, राहुल गांधी का नाम लेकर के, कि 2013 में उनका वाइस प्रेसिडेंट बनना और तब से लेकर आज तक 49 में से 39 विधानसभा चुनाव हारना कांग्रेस का, 2 लोकसभा चुनाव हारना और उसमें ऐसी हालत में पहुंच जाना जहां पर आज तक कांग्रेस कभी नहीं गई, इतने निचले स्तर पर पहुंच जाना। तो इसके लिए जिम्मेदार उन्होंने तो ये कहा कि अंडर द लीडरशिप ऑफ यू, यानी मिसेस सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी, वो तो दोनों का नाम ले रहे हैं। देखिए, मैं तो इस लड़ाई में जाऊंगा नहीं। मैं तो सिर्फ दोनों से अपील करूंगा कि खुदा के वास्ते मुल्क की सोचिए, मुल्क को बचाने की सोचिए और मुल्क को एक रखने की सोचिए और अपनी जमात को मजबूत करने की सोचिए, उसके रास्ते निकालिए, बल्कि दरारें छोड़ दीजिए। ये जो हम लोग दूरियां पैदा कर रही हैं, इन दूरियों को ख़त्म करिए। यही मुल्क की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की है। सर, क्योंकि आप ऑपोजिशन में तमाम पार्टियों के लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो मोदी सरकार के सामने, ऐसे में जब गुलाम नबी आज़ाद ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप इस वक्त एक नॉन सीरियस लीडर के हाथ में है, 8 साल से एक नॉन सीरियस आदमी को पार्टी के ऊपर लीडर के तौर पर थोपा जा रहा था, ये जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी के हालात का, उन्हें आप क्या कहेंगे जब वो कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस लीडर हैं? क्योंकि मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूं, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन्हें ये फैसला किया, ज़रूर इसमें सच्चाई होगी। और अगर इसमें ये कांग्रेस के जो आज लीडर हैं इनको देखना चाहिए और इसको ये नहीं समझना चाहिए कि इनके तनकीद की है, इनने नुक्तेचीनी की है, दे हैव स्पोकन अगेंस्ट दम। ये दिल की उनकी जो दर्द है, इनने उस दर्द को पेश करने की कोशिश की है और अगर इनने उस दर्द को पेश करने की कोशिश की है, इसको एक बगावत नहीं समझनी चाहिए। इसको समझना चाहिए कि अगर हम कहीं गलत हैं, हमें वो कदम वापस करना चाहिए जिससे ये बगावत जो है बढ़ रही है। वही एक रास्ता है। हमें बगावत को बढ़ाना नहीं है, हमें बगावत को ख़त्म करना है और बगावत को ख़त्म करने का रास्ता एक ही है कि मिलजुल के बैठें और मिलजुल के बैठ के अपनी मुश्किलों को दूर करें और इस वतन को मुश्किलों को दूर करें और एक अपोजिशन मजबूत बनाएं जो इस मुल्क को एक सही रास्ते पे, एक डगर पे चला सके। डॉक्टर अब्दुल्ला, जो बात गुलाम नबी आज़ाद ने कही, उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी के कई नेता ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी के आंसुओं का कर्ज उतार रहे हैं। उनकी राज्यसभा में से जब विदाई हो रही थी तो इमोशनल हो गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो उनका कहना है कि मोदी जी के आंसुओं का कर्ज उतार रहे हैं। आप जानते हैं इतने दशकों से गुलाम नबी आज़ाद को, क्या वो ऐसे लीडर हैं कि 50 साल जिस पार्टी में गुजारा और जिससे सारी उम्र लड़ते रहे बीजेपी, आज उस पार्टी में चले जाएंगे? वो उनकी कोई नजदीकी हो गई बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ?
पहले तो मैं वजीर आजम मोदी जी को मुबारक करता हूँ कि उन्होंने राज्यसभा में एक कदावर लीडर की इज्जत की, उनकी तारीफ की कि उनने काम किया। 50 साल उनने इस मुल्क के लिए काम किया, एक जमात के लिए सिर्फ काम नहीं किया, उनने सारे हिंदुस्तान के लिए, सारे हिंदुस्तान के बाशिंदों के लिए, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से आसाम तक, इनने सबके लिए काम किया। उसकी तारीफ उनने की। मैं मुबारक करता हूँ वजीर आजम को कि उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किए और आंसू डाले जब वो जाने वाले थे। एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और अगर ये कांग्रेस समझती है और उसके नेता समझते हैं कि इससे वो बीजेपी के करीब आ गए, उनकी गलतफहमी दूर होनी चाहिए। उनने इंसान की तारीफ की है, उसके काम की तारीफ की है। और अगर ये समझेंगे कि उससे वो बीजेपी में जाएंगे, ये अब गुलाम नबी जी का फैसला है, ये कांग्रेस का, मेरा या किसी और का फैसला नहीं हो सकता। ये उन्हें देखना है वो मुल्क को कैसे मजबूत कर सकते हैं, हमारी सेक्युलर को कैसे मजबूत कर सकते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे मजबूत कर सकते हैं। यह अब उनका काम है। डॉक्टर अब्दुल्ला, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद आज़ाद साहब अपनी कोई नई पार्टी फ्लोट कर सकते हैं। मैं अब कश्मीर के ताल्लुक से आपसे समझना चाहता हूं, उनके कांग्रेस पार्टी को छोड़ने से कश्मीर की राजनीति में क्या डेवलपमेंट होगी? मैं समझता हूं कि आपको इस गलतफहमी से निकलना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब सिर्फ जम्मू कश्मीर के नेता नहीं है, वो सारे वतन के नेता हैं, सारे हिंदुस्तान के नेता हैं। अगर वो पार्टी फ्लोट करेंगे, वो एक उन तक है, मैं नहीं जानता, उन्हें फ्लोट करनी चाहिए जो सारे वतन में हो, सिर्फ जम्मू कश्मीर के वो नेता नहीं है। इस गलतफहमी से हम सबको निकलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है, आपने कहा था कांग्रेस जिस भंवर में फंसी हुई है उससे निकालकर अगर आज़ाद साहब जाते तो आपको गिला नहीं होता, लेकिन आखिर किस भंवर में आप फंसा हुआ देख रहे हैं कांग्रेस को? क्या करना? मैं समझा नहीं ये सवाल आपका। नहीं, आपने जैसे कहा था, रिपीट करें सर। मैं कह रहा हूं जैसे आपने कहा था कि कांग्रेस एक भंवर में फंसी है और आज़ाद साहब अगर इससे अपनी पार्टी को निकाल करके जाते तो अलग बात होती। मैं समझना चाह रहा हूं आपकी समझ में कांग्रेस किस भंवर में फंसी हुई है? आप देखते हैं, ये फारूक अब्दुल्ला ही नहीं कह रहा है, वो जो 23 कदावर लीडर जो कांग्रेस के सतून हैं, उनका हाल देखिए। है एक मुश्किल में है, मगर जमातों में मुश्किलें आती हैं और इंशाल्लाह ये जमात भी इस मुश्किल से निकलेगी। मगर इनकी सोच ठीक होनी चाहिए, इनकी समझ ठीक होनी चाहिए और इनका रास्ता ठीक होना चाहिए सबके लिए। सर, एक सवाल और आपसे मैं लेना चाहता हूं। आप समझते हैं कि राहुल गांधी वो नेता हैं जो अपनी पार्टी को, बारिश पड़ रही है, जरा जल्दी कीजिए। बस लास्ट सवाल सर, क्या राहुल गांधी वो नेता हैं आपकी नजर में जो अपनी पार्टी को और पूरे ऑपोजिशन को वो लीडरशिप दे सकते हैं जो मौजूदा दौर से ऑपोजिशन को निकाले? जनाब, राहुल गांधी के वालिद राजीव गांधी पायलट थे। लोग यही सवाल करते थे ये पायलट क्या चलाएगा, मगर उसने भी एक ऐसी हुकूमत दी कि वो जो राज होता था कि हर चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था और एक ओपन इकोनॉमी की, वो उस पायलट ने की। और उसके साथ मनमोहन सिंह जी ने, दोनों ने मिल के उसको उस भंवर से निकाला था। वे भूलिए मत, एक छोटा लीडर है, इंशाअल्लाह अल्लाह इसको वो समझ दे कि किस तरह से इस वतन को बचा सके और इस वतन को आगे ले सके और अपनी जमात को मजबूत कर सके। मेरी तो दुआ ही हो सकती है और मैं इसके सिवा कुछ नहीं कह सकता। आदाब। बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। हमारे साथ फारूक अब्दुल्ला साहब थे। उन्होंने साफ कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने जिन हालात में इस्तीफा दिया है, जब सोनिया गांधी बीमार हैं और उनकी पार्टी के अंदर
एक पार्टी भवन में फंसी है, उस वक्त इस्तीफा देना सही नहीं है। और वे चाहते हैं कि पार्टी में युवा और बुजुर्गों का सही संतुलन बनना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी से भी अपील की है कि वो सबको साथ लेकर के चलें, और ये भी कहा कि गुलाम नबी आज़ाद का एक कहना कि 2014 की हार के लिए राहुल गांधी का ऑर्डिनेंस मीडिया के सामने फाड़ना वो जिम्मेदार था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस वक्त सरकार में जितने मिनिस्टर थे सब जिम्मेदार थे, और राहुल गांधी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अभी छोटा नेता है, लेकिन उनकी दुआ है कि वो काम करे और इस देश को आगे लेकर के चले। बहरहाल, अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी। इमरान साहब, इंडिया टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। गुलाम नबी आजाद जी इस्तीफा देकर के गए और बड़े गंभीर इल्जाम लगा करके गए हैं, और राहुल गांधी जी को उन्होंने अपने इस्तीफे में एक बड़ी वजह के तौर पर पेश किया है और कहा कि उनकी वजह से पार्टी की दुर्दशा हो रही है। वो एक नॉन सीरियस लीडर हैं, उन्होंने कभी सीनियर लीडर्स का साथ नहीं लिया बल्कि उन्हें अपमानित किया। क्या कहना है आपको? देखिए, उदयपुर चिंतन शिविर में सोनिया जी ने अपने भाषण में बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अब तक आपने पार्टी से जो लिया है उस कर्ज को उतारने का समय है। ये तो लिया किसने है? तमाम उन वरिष्ठतम नेताओं ने जिन्होंने पार्टी में 2 दशक, 3 दशक, 5 दशक गुजारे हैं। आजाद साहब भी उसमें से एक बड़े चेहरे रहे हैं। आज वो हमें छोड़ के गए हैं, हमें दुख है, इसमें कोई दो राय नहीं। परिवार का कोई वरिष्ठतम सदस्य छोड़ के जाता है तो तकलीफ होती है। शिकायतें उन्होंने बहुत सारी अपने त्यागपत्र में जाहिर की हैं, लेकिन मैं तो बहुत सलीके से एक बात कहता हूं सौरभ जी, कि रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। आप राहुल जी पे आरोप लगा करके पार्टी से त्यागपत्र देके चले गए। जब तक आपके हिसाब से चीजें होती थी, जब आप महत्वपूर्ण पदों पर रहे, तब सब कुछ अच्छा था। आज आप कह रहे हैं कि राहुल जी का स्टाफ जो है वो फैसले ले रहा है। ये शिकायतें जो है वो कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होती हैं। मुद्दों पर आप कहां खड़े हैं? जिस वक्त कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से सड़क पर उतरकर महंगाई के खिलाफ लड़ रही है, राहुल गांधी जी डिटेन हो रहे हैं, 7-7 घंटे थाने में तमाम सांसद बैठ रहे हैं, उस वक्त आप कहीं नजर नहीं आएंगे। जब पूरी पार्टी बिल्किस के लिए आवाज उठा रही है, भारत की एक बेटी के लिए जिसके बलात्कारियों को रिहा किया गया सरकारी तौर पर, उसके लिए आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन आप राहुल जी से शिकायतें करने आगे आ जाएंगे। जब देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है, तब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जोड़ो। अगर राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं तो कांग्रेस आप ही जोड़ लेते। आप इतने वरिष्ठतम नेता हैं, आपके भी तो कुछ फर्ज हैं। राहुल जी देश जोड़ रहे हैं, आप कांग्रेस जोड़िए। इमरान साहब, आपने भी कहा कि आपको दुख हुआ पार्टी के इतने सीनियर लीडर ने जो 50 साल से जो पार्टी के साथ थे वो चले गए, लेकिन आपकी पार्टी के और तमाम नेता जो बयान दे रहे हैं उसमें तो ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि उन्हें कोई दुख हो रहा है। कोई कह रहा है कि गुलाम नबी आजाद का डीएनए मोडिफाइड हो गया, MODI मोडिफाइड हो गया, यानी मोदी जी से उनका प्रेम झलक रहा है। कोई कह रहा है कि उनके जाने से पार्टी आजाद हो गई है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि उल्टा उनके ऊपर और निजी हमले हो रहे हैं। दुख तो कहीं नहीं दिखता इसमें। नहीं, कोई निजी हमला नहीं कर रहा है। आप जब पार्टी के नेतृत्व पर फालतू के निजी हमले करेंगे, आप पार्टी में रहते हुए G23 बनाएंगे और बगावत करेंगे, उसके बाद भी पार्टी आपसे कभी एक शब्द नहीं पूछेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, अभी 15 अगस्त को राहुल जी और प्रियंका जी की मौजूदगी में आप मौजूद थे AICC मुख्यालय में। आप झंडा लेकर के साथ में निकले। आप तस्वीर उठा के देख लीजिए, राहुल जी और प्रियंका जी की तस्वीर में आपको आजाद साहब के प्रति सम्मान प्रदर्शित होता हुआ दिखेगा। और कितना सम्मान चाहते हैं आप? 5 सम्मान नहीं, वो चाह रहे हैं, जैसे अभी आपने G23 की बात की, सांसद बनाया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको राज्यसभा सांसद बनाया। इमरान साहब, वो सब बातें आपकी शिकायतें उनसे जायज हो सकती हैं। आपने G23 की बात की, वो कह रहे हैं 2 साल से G23 में कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई आज का आया नेता हो। उसमें गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा और तमाम बड़े बड़े नाम हैं, वो सब लोग थे। और उनका कहना है कि हमने क्या मांग की? हमने कहा पार्टी में अकाउंटेबिलिटी आए, हमने कहा पार्टी में लोगों का एक डायलॉग शुरू हो, हमसे भी सलाह मशवरा किया जाए, और उन्होंने कहा इलेक्शन होने चाहिए और पार्टी का प्रेसिडेंट जल्द से जल्द बनना चाहिए, पूरी बॉडी में इलेक्शन होने चाहिए। वो ये मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने अपने त्यागपत्र में यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन नाम की चीज केवल एक छलावा है, दिखावा है। देखिए, मैं राज्यसभा सांसद बनने के बाद 1.5 घंटा आजाद साहब के पास बैठ के आया, उनसे दिशा निर्देश लेकर के आया,
मैंने कहा आप हमारे वरिष्ठ हैं, आप हमारे सरपरस्त हैं, आप हमें गाइड करें, हम नौजवानों को गाइड करें। ये वक्त हमारे इन तमाम वरिष्ठ नेताओं का यह है कि अपनी नई पीढ़ी को गाइड करें, उनको उनकी सरपरस्ती करें, उन्हें सही रास्ते पे लेके चलें। आप रोज शिकायत करेंगे, बिहार का चुनाव होगा तब आपका एक चिट्ठी आएगी, आपका एक बयान आएगा, मुद्दों पे आप कहीं खड़े नजर नहीं आएंगे, महंगाई के खिलाफ सड़क पे उतर के आप लड़ेंगे नहीं, भारत जोड़ो में कोई सहयोग नहीं करेंगे, और फिर एक दिन आप इस्तीफा दे देंगे निबंध के रूप में। क्या ये अच्छा है? क्या ये सही है? जिस उम्र में राजनीति से संन्यास ले लेने का पत्र आना चाहिए, उस उम्र में अगर त्याग पत्र आ रहा है, देखिए और यही वो भी बात तमाम यही आरोप बात यही लगाते बात हुए, अब तो आपने इसको क्या खुद कहा कहा कि जाए? इस उम्र में लोग उनको उसका इस उम्र में अपनी उनको राजनीति राजनीति करेंगे। से राजनीति छोड़ देनी चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। तो मतलब वो भी तो यही कह रहे हैं कि पार्टी को हमारी जरूरत ही नहीं है, पार्टी ना हमसे कुछ पूछती ना सलाह मशवरा करती, और अभी आपने खुद ही कह दिया पार्टी आपको को उनको बिल्कुल संन्यास जरूरत लेना है, चाहिए। पार्टी को बिल्कुल जरूरत है। उनका स्वास्थ्य, मैं अभी मिला था तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, मेरी बात समझिए, उनकी तबीयत बीच में खराब थी। पार्टी बहुत सारे काम आपको शायद इसलिए भी नहीं देती कि आपका स्वास्थ्य इसकी इजाजत नहीं देता, तो आप इस बात पे नाराज हो जाएंगे। आप अगर बीमार हैं तो पार्टी क्या करे? आपको झंडा लेकर के ये कहे कि आप मोर्चे पे डट जाइए, तो पार्टी सम्मान ही तो प्रदर्शित कर रही है आपके प्रति। अगर सम्मान ना प्रदर्शित कर रही होती तो जब आप बगावत का आलम बुलंद किए हुए थे तो पार्टी आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती थी, लेकिन पार्टी आपकी बात सुन रही थी, पार्टी आपका सम्मान ही तो कर रही थी। लेकिन ऐसे नेताओं की झड़ी क्यों लगी हुई है? अभी एक के बाद एक नेता कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं अगर सब कुछ ठीक है? इमरान जी, कल ही एक प्रवक्ता आपके पंजाब के शेरगिल, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। चलिए, इससे पहले जिन लोगों ने चुनावों के पीछे पार्टियां छोड़ी, आप कह सकते हैं कि इनका कोई चुनावी फायदा ये लोग अपना देख रहे होंगे, लेकिन अब तो खबरें हैं कि इस G23 के जिसके नेता गुलाम नबी आजाद थे, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो असंतुष्ट हैं और वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। बहुत सामान्य सी बात है। देखिए सौरभ जी, एक बहुत सामान्य सी बात है। ये राजनीति में, कांग्रेस पार्टी में रह करके राजनीति करने के लिए एक मुश्किल समय है, एक कठिन समय है। 3571 किलोमीटर की यात्रा करनी है। आइए चलिए ना साथ। नहीं चल पा रहे हैं आप, उसके बाद आप आरोप लगाएंगे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। आप आइए, महंगाई के मुद्दे पे पुलिस से भिड़िए ना, बैरिकेड लांघिए ना, चलिए 7-7 घंटे आप डिटेन रहिए ना, पसीने से तरबतर होइए ना। जिस दिन से सांसद बने हैं हम लोग, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जब जश्न मनाने का या खुश होने का समय मिला। कहीं पुलिस के हाथों डिटेन हो रहे हैं, कहीं लड़ रहे हैं, कहीं नारा लगा रहे हैं सड़क से सदन तक। आइए ना, ये एक मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में आपको बहादुर बनना पड़ेगा। जब ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, सारी एजेंसियां हैं आपको डराने के लिए, या तो आप डर जाइए या फिर राहुल गांधी के साथ चलिए। राहुल गांधी देश जोड़ रहे हैं, आप कांग्रेस जोड़िए ना, कौन मना कर रहा है? आपको लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद डर कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है किसी से? नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने जो आंसू बहाए थे विदाई समारोह में, उन आंसुओं का कर्ज उतारा है उन्होंने। तो आप सीधा इल्जाम लगा रहे हैं उन पर कि उनके मन में बीजेपी के लिए कोई प्रेम है? उन्हें पार्टी का कर्ज उतारना चाहिए था, वो नरेंद्र मोदी जी के आंसुओं का कर्ज उतार रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। नहीं, देखिए, हमारे वरिष्ठतम नेताओं को इस वक्त पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। अरे वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, वो छोड़ के जाएगा, वो कार्यकर्ताओं की आलोचना भी सुनेगा, वो कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी झेलेगा। नहीं, वो ये लिख रहे हैं कि मैं आज भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद भी कांग्रेस की विचारधारा का ही प्रचार प्रसार करता रहूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा अपमान हो कपिल सिब्बल जैसे नेता के ऊपर जो इतने सालों से कांग्रेस पार्टी में, उनके घर के ऊपर जाकर के पथराव कराया जाता है, और वो कह रहे हैं ये सब एक कोटरी है। राहुल गांधी एक कोटरी से घिरे हुए हैं वही, और वो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं कि ये अनुभवहीन लोग हैं जो इस वक्त राहुल गांधी को घेरकर पार्टी चला रहे हैं। संस्कृति नहीं है ये, नहीं, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है पथराव और पत्थर। वो अगर किसी उनके लोकल कार्यकर्ता ने, चूंकि कपिल सिब्बल साहब यहां से सांसद रहे हैं, तो अगर किसी लोकल कार्यकर्ता ने कोई नारा लगा दिया, गुस्सा प्रकट किया, कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। आप चिन्हित करके ये नहीं बता सकते कि उसमें कांग्रेस का कोई पदाधिकारी था, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का स्टाफ पार्टी चला रहा है। जब आप महत्वपूर्ण पदों पर थे 42 वर्ष, तब आपको ऐसा कभी क्यों फील नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व का स्टाफ जो है वो फैसले लेता है? तब तो बहुत अच्छा था। आज आप कह रहे हैं कि स्टाफ जो है वो फैसले ले रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी के फैसले नहीं हो रहे हैं, शायद इसलिए। नहीं, उन्होंने तो सोनिया गांधी जी की तारीफ की कि 10 वर्ष यूपीए 1 और यूपीए 2 में यूपीए के चेयरपर्सन के तौर पर जिस तरीके से समन्वय के साथ वो सरकार चली, उसके जिम्मेदार सोनिया गांधी है, उन्होंने उनको श्रेय दिया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 2013 में जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को बनाया गया, पार्टी का पतन शुरू हो गया।
अगर आजाद साहब आप सोनिया जी को श्रेय दे रहे हैं कि सोनिया जी ने बहुत अच्छे से पार्टी चलाई, यूपीए चलाया, तो कम से कम उन्हीं का लिहाज कर लीजिए। आज वो बीमार हैं, वो विदेश में हैं, इलाज कराने गई हैं, आप यहां त्यागपत्र दे रहे हैं। ये कौन सी वफादारी है? ये कौन सा पार्टी नेतृत्व के प्रति सम्मान है? कौन सा लगाव है ये? आप सोनिया जी का ही लिहाज कर लीजिए ना। ऐसे में राहुल जी पे सारा ठीकरा फोड़ करके, क्योंकि राहुल जी रिफॉर्म, एक्चुअल बात यही है कि राहुल जी रिफॉर्म कर रहे हैं, राहुल जी नौजवानों को मौका दे रहे हैं, राहुल जी नई पीढ़ी को आगे ला रहे हैं। तो एक पूरी जमात है जो G23 बना करके बगावत करेगी। नहीं तो अब आप मान रहे हैं कि G23 में शामिल जितने और नेता हैं ये सब बागी हैं, इन सब की अब कोई निष्ठा नहीं है कांग्रेस में? नहीं, सब बागी नहीं है, सब बागी नहीं। आप संदीप दीक्षित जी का पत्र पढ़िए ना। मकसद क्या है, मंशा क्या है? संदीप दीक्षित जी ने सवाल उठाए हैं, वो सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, परिवार में शिकायतें होना अपनी जगह है, लेकिन उस शिकायत को बगावत के अंजाम तक ले जाना यह गलत बात है। यह पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है। और अंततोगत्वा त्यागपत्र दे देना, इसका मतलब शुरू से पहले दिन से आपकी मंशा यह थी कि हम इस तरह का फोरम बनाएंगे और अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे, नहीं मानी जाएगी तो हम यही तो कह रहे हैं इमरान जी की पार्टी में लोकतंत्र है कहां? बातचीत तो होती नहीं है। और अब तो वो ये कह रहे हैं कि एक प्रॉक्सी को पार्टी का लीडर बनाने की तैयारी है। आजकल बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि अशोक गहलोत को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। उन्होंने इशारों में कहा एक प्रॉक्सी को बनाएंगे और वो प्रॉक्सी कठपुतली होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र क्या होगा कि आप बगावत का झंडा बुलंद करते हैं और पार्टी आपसे कोई सवाल तक नहीं करती। कई कई वर्ष आपको पार्टी के फोरम पे बुलाती है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप 15 अगस्त को आते हैं, सोनिया जी और राहुल जी के साथ झंडा लेकर के चलते हैं। इससे ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र किसी पार्टी में और क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र जाके झेलिए तो समझ में आए। नितिन गडकरी जैसा सीनियर व्यक्ति एक झटके में संसदीय कार्य समिति से बाहर कर दिया जाता है, चूं तक नहीं निकलती किसी की। लोकतंत्र देखना है तो कांग्रेस का लोकतंत्र देखिए आंतरिक। नहीं, कांग्रेस के लोकतंत्र में इल्जाम लगाता है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र चले ये बात आपकी ठीक है कि 23 लोगों ने गुट बना करके बाकायदा अपनी बातें, अपनी शिकायतें रखी, उनकी शिकायतें सुनी भी गई। अब उस पर अमल कितना हुआ, उसी बात का रोना जो है वो गुलाम नबी आजाद रो रहे हैं, उसी की शिकायत करेंगे। उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई, ये तो एक बात हुई। लेकिन अमल हुआ ना जी, कैसे सौरभ जी? अमल हुआ ना। अल्ले देकर के एक या दो व्यक्ति आपको G23 में ऐसे बचे होंगे जो अभी शिकायत कर रहे हो ना, बाकी लोग तो सब अपने अपने गृह राज्यों में या अपनी अपने फोरम पे काम कर रहे हैं। तो शिकायतों को सुना गया, शिकायतें मानी गई, आपने समितियां बनाई जम्मू कश्मीर के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में आपने जिस कमेटी का शीर्ष नेतृत्व दिया जिस व्यक्ति को, आनंद शर्मा जी, उन्होंने वो पद छोड़ दिया। उन्होंने कहा मेरा अपमान हो रहा है। और आज जब उनसे गुलाम नबी आजाद जी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो जरूर बहुत आहत होंगे कि उन्होंने ये फैसला लिया है। आप सोचिए, आनंद शर्मा जैसे कद का व्यक्ति भी उस पद पर नहीं रह रहा है जिस पद पर आप उनको बैठा रहे हैं और कह रहे हैं मेरा अपमान किया जा रहा है। नहीं, अगर कम्युनिकेशन कोई गैप था, तुरंत हिमाचल के प्रभारी पहुंचे आनंद शर्मा जी के पास, उन्होंने बात की उनसे। मेरी कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल जी से कई बार बात हुई। उन्होंने स्वयं कई बार आजाद साहब से मुलाकात करके उनके हिसाब से, भाई अब तो जम्मू कश्मीर में कमेटी लगभग आपकी मनमर्जी की बन गई, अब शिकायत बचती कहां है? कौन सी शिकायत बाकी रह जाती है? आपकी सारी शिकायतों का तो निस्तारण लगभग हो चुका था। अच्छा, मैं अंत में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। उनका कहना यह है कि पार्टी की इस हालत की एक सबसे बड़ी वजह यह है, पिछले 8 वर्षों में यानी 2014 से अब तक एक व्यक्ति को, जो कि एक नॉन सीरियस लीडर है, नाम लिए बगैर राहुल गांधी, उनको पार्टी का लीडर बनाने की कोशिश की जा रही है। यह वजह है कांग्रेस पार्टी की इस हालत की। और कांग्रेस ऐसे हालात में पहुंच चुकी है, इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि यहां से वापस भी नहीं लौट सकती। अगर मौजूदा वक्त में तमाम मुद्दों पर देश के सामने सबसे गंभीरता से लड़ने वाले राहुल गांधी के नेतृत्व पर, राहुल गांधी की सियासी समझ पर कोई नेता, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वो सवाल उठाता है तो वो पार्टी का वफादार नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो हो रहा है। उन्होंने कोरोना से पहले इस देश को सचेत किया, कोरोना की सुनामी आई या नहीं आई। उन्होंने नोटबंदी हुई तो देश को आगाह किया,
उनकी बातें सच साबित हुई। जीएसटी पर उन्होंने देश को आगाह किया, सच साबित हुई उनकी बातें। आज भी प्रतिबद्धता के साथ राहुल गांधी से ज्यादा इस देश में कौन लड़ रहा है विपक्ष में? ऐसे में अगर कोई यह कह रहा है कि 8 साल में राहुल गांधी जी की प्रतिबद्धता कमजोर हुई है, तो इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी के आंसुओं का कर्ज उतार रहा है। इमरान साहब, सीधे इमरान साहब, अब इस प्रश्न चिट्ठी में जो कुछ आरोप लगे हैं इस पर तो मंथन आप ही लोगों को करना है। अब आप उनको बागी कहिए, आप उनको कहिए नरेंद्र मोदी के आंसुओं का कर्ज उतार रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी को कोई मंथन करके अपने अंदर झांकना पड़ेगा, ये आपका विषय है। धन्यवाद, लेकिन आपने समय निकाला हमारे लिए। इमरान प्रतापगढ़ी। सौरभ जी, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हम सम्मान करते हैं। किसी वरिष्ठ ने अगर कोई बात कही है, हमें दुख है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अनर्गल आरोप, आपको छोड़ना है आप छोड़ दीजिए। आहट तो हमें बहुत दिन से मिल रही थी कि आप छोड़ेंगे। तो अच्छा, बस इतना बता दीजिए जल्दी से, कुछ और भी लोग छोड़ रहे हैं, ऐसी भी आहट है क्या? बहुत सारे लोग नए जुड़ने भी जा रहे हैं, यात्रा शुरू तो होने दीजिए। बौखलाहट तो इसी बात की है बहुत लोगों में ना कि यात्रा शुरू होगी, महंगाई के खिलाफ मुखरता से पार्टी मजबूती से लड़ेगी, बहुत सारे नए लोग जुड़ेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी जी, बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। इमरान प्रतापगढ़ी से हम बात कर रहे थे। इन्होंने गुलाम नबी आजाद पर तमाम आरोप लगाए। हालांकि आज पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद को लेकर बड़ी तीखी बयानबाजी कर रही है, उन पर निजी हमले हो रहे हैं, कहा है मोदी के आंसुओं का कर्ज उतार रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को लेकर मोर्चा खोल दिया है। जिस नेता ने अपनी पूरी जिंदगी में कांग्रेस पार्टी की राजनीति की, उसके बीजेपी के साथ रिश्ते होने का आरोप लग रहा है। बार बार राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का जिक्र किया जा रहा है जो उन्होंने गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल पूरा होने पर दिया था। तो आज हम आपको वो पूरी क्लिप दिखाते हैं कि 9 फरवरी 2021 को राज्यसभा में हुआ क्या था। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और
जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, प्रधानमंत्री की यही वो तारीफ थी गुलाम नबी आज़ाद के लिए, जिसे अब कहा जा रहा है कांग्रेसियों की तरफ से कि गुलाम नबी आज़ाद इन्हीं आंसुओं का कर्ज उतार रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहां है कांग्रेस पार्टी में? हम बात करते हैं अब बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई जी से। कुलदीप जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सिर्फ दर्शकों की सुविधा के लिए बता रहा हूं, कुलदीप जी कांग्रेस पार्टी में थे, कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और आपने भी आकर के कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ गलत हो रहा है वो कहा था। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने 50 साल दिए कांग्रेस पार्टी को, और वो ये कह रहे हैं कि जब से राहुल गांधी आए कांग्रेस पार्टी में, 2013 से वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके बाद प्रेसिडेंट बनाया गया, गर्त में जाती जा रही है कांग्रेस। क्या कांग्रेस पार्टी की इस वक्त के हालात के लिए अकेले राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? देखिए सौरभ जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे शो में बुलाया। देखिए, इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन जो मैं कहता हूँ। राहुल जी ऑफ कोर्स जिम्मेवार हैं, जो कि सर्वे सर्वा तो वही है, लेकिन ये डिसीजन तो सभी का कलेक्टिव था, जो उनकी कोटरी है या साथ में राहुल गांधी जी कान के कच्चे हैं, जो आदमी उनको कहता है वो मान लेते हैं। सबसे बड़ी कमी अगर राहुल जी की बताऊंगा जो कांग्रेस गर्त में जा रही, वो ये है कि ना तो वो किसी को मिलते हैं और ना उनको जमीनी और जो कदावर नेता है उनकी परख। आज कांग्रेस पार्टी में ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आधे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधान नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सम्मान नहीं। ऐसे में पार्टी गर्त में जा रही, जिम्मेवार कौन हुआ? जिम्मेवार राहुल जी हुए, क्योंकि सभी कुछ वही फैसले लेते हैं। नहीं, राहुल गांधी लेकिन वैसे तो वो किसी पद पर नहीं है, केवल एक सांसद है। कांग्रेस अध्यक्षा जो हैं वो सोनिया गांधी जी हैं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि सब कुछ राहुल गांधी करते हैं, तो ये तो पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कुछ भी हो, मैं कांग्रेस में रहा हूं, फैसले सारे राहुल जी लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मिसेस गांधी सिर्फ उनसे राय लेती हैं और वो सिर्फ कोटरी से राय लेते हैं। और कोटरी ऐसी है जिन्होंने या तो 30 साल पहले कभी चुनाव जीता होगा, बार बार चुनाव हार रहे, वो चेहरे बनाए हुए हैं, या ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी चुनाव लड़े नहीं, कोई गनमैन है, कोई रिटायर्ड पुलिस वाला, इस टाइप के लोग तो उनको राय दे रहे हैं, और वो लोग गलत फैसले पे फैसले कराते जा रहे हैं। राहुल जी फिर उनकी मानते जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी सुसाइड मोड में है, तो कोई भी, जैसा गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ के गए, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के गए, या मैं गया, या आरपीएन सिंह जी गए, जतिन प्रसाद गए, ये लोग वो हैं जो स्वाभिमानी लोग थे, जो कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि कोटरी हावी है और राहुल गांधी उनकी मानते हैं। नहीं तो राहुल गांधी जी से मिलना इतना मुश्किल क्यों है? क्या ये कोटरी तय करती है राहुल गांधी किससे मिलेंगे, किसकी बात सुनेंगे, किसका फोन उठाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहुल जी को इससे कोटरी से भाग, अगर वो चाहते हैं कि कुछ टक्कर वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को दे पाए, जो कि इम्पॉसिबल चीज है, फिर भी अगर प्रयास कर सकते हैं तो उनको इस कोटरी से बाहर निकल के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जुड़ना पड़ेगा। देखिए, लेकिन आज गुलाम नबी आजाद ने तो ये भी कह दिया कि सारी की सारी दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की पिछले 8 साल में खासकर इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी, जो कि एक नॉन सीरियस नेता है, उन्होंने राहुल गांधी को कहा नॉन सीरियस हैं, और इनको थोपा जा रहा है कांग्रेस पार्टी पर, इनको हमारा नेता बनाया जा रहा है। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, देखिए, काफी हद तक मैं सहमत हूं उनकी बात से, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में है तो आपको फुल टाइम पॉलिटिशियन रहना पड़ेगा। बार बार छुट्टियों पे जाना या
नेताओं से नहीं मिलना, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलना, सिर्फ लिमिटेड लोगों के बीच में रहना, तो ये कहीं ना कहीं मैच्योरिटी है और कहीं ना कहीं नॉन सीरियसनेस कहूंगा तो गलत नहीं होगा। जैसे हिमंत विश्व शर्मा ने जब पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने कहा जब मैं मुलाकात करने गया, मैं अपने बड़े गंभीर विषय लेकर के उनके पास गया था, वो अपने कुत्ते से खेल रहे थे उस वक्त, उन्होंने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं, और जैसा आपने बताया आप भले अध्यक्ष ना हो, लेकिन सर्वे सर्वा इस वक्त राहुल गांधी ही हैं, तो क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है? हाँ, एहसास की कमी है, इसमें कोई दरार नहीं है। और जैसा मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी आज पूर्ण रूप से अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई। ये वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी की पार्टी नहीं रही है। ये पार्टी बिल्कुल ही ऐसी पार्टी बन गई जो एक फेल्ड एनजीओ होता है, वैसी कोई पार्टी आज कांग्रेस पार्टी चल रही है। आप इसको राष्ट्रीय पार्टी कहना बंद कर दीजिए, रीजनल पार्टी कहें तो भी गलत नहीं होगा। अच्छा, बार बार जिस कोटरी का जिक्र आप भी कर रहे हैं और गुलाम नबी आजाद साहब ने भी किया, कौन है इस कोटरी में, करती क्या है ये कोटरी? अच्छा, कोटरी में ए राजू, मिस्टर बैजू, मिस्टर जो अभी जनरल ऑर्गेनाइजेशन है, वेणुगोपाल, ये ऐसे लोग, इनकी कोटरी में 4-5 लोग हैं जिनको राजनीति में कभी चुनाव लड़े नहीं या चुनाव कभी जीते नहीं, वो लोग आज राय दे रहे हैं। और जो लोग बार बार चुनाव जीत के आ रहे हैं, उन लोगों को मिलने भी नहीं जाता कि हम राय दें कि कांग्रेस पार्टी आई कैसे बनी जाए। अच्छा, आपने अब पार्टी में रहे आप, हम तो ये सुनते हैं जब भी पार्टी में कौन अध्यक्ष पद हो इसकी बात होती है तो एक सुर से सब कहते हैं कि राहुल गांधी जी नेता बन जाए, राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष बन जाए। राहुल गांधी उस बात के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तब भी वो सत्ता नहीं छोड़ते, ताकत नहीं छोड़ते, फैसले वही ले रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? राहुल गांधी क्यों नहीं बनना चाहते पार्टी के आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष? देखिए, इस पे मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, इसका जवाब तो राहुल जी दे पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा है आज की डेट में। कांग्रेस पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है, तो कांग्रेस पार्टी को बचा पाना असंभव से भी असंभव। नहीं, देखिए, जब अभी हम राहुल जी की बात कर रहे हैं, अब प्रियंका जी आई, प्रियंका जी भी अभी अब सड़कों पर उतर रही हैं। प्रियंका जी ने भी अभी पीछे जब आंदोलन किया, जब जो सड़कों पर पार्टी उतरी थी काले कपड़े पहन करके, हमने देखा सड़क पर उनका बैठना, उन्होंने बड़ा अग्रेसिव तरीके से प्रोटेस्ट जताया था। तो ये माना जा रहा है कि कई लोग कहते थे कि प्रियंका जी आ जाएंगी तो कांग्रेस उभर जाएगी, कांग्रेस एक नए अवतार में दिखाई देगी। आपको लगता है लेकिन कि प्रियंका जी का आना भी कुछ नहीं कर पाया कांग्रेस के लिए? देखिए, पहली बात तो मुकाबले की बात करें, द ग्रेट नरेंद्र मोदी, उनका कोई मुकाबला कर सकता है? कोई दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति जिसको अमेरिका का राष्ट्रपति भी खुद आके चल के उनको हाथ बनाने के लिए आए, इतना मजबूत उन्होंने भारत देश को बना दिया। आज विदेश के अंदर बैठा हुआ हिंदुस्तानी अपने आप को गर्वित महसूस करने लग गया है। वो नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जहां तक प्रियंका जी की बात है, उनको यूपी दिया गया था, यूपी की वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस थी, उन्होंने डिसीजन गलत लिए वहां पे। उन्होंने पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में खाई खुदवा दी, उसको भी बहुत बुरी तरह डिमोलिश करवाया उन्होंने। हरियाणा के अंदर उदय भान को बनवाया, तो शी डजंट टेक गुड पॉलिटिकल डिसीजन बिकॉज उनको ज्यादा लोगों के अंदर घूमने का या मिलने का मौका नहीं रहा। उनको चापलूस कहते वही वो मान लेती। कुलदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और कुलदीप बिश्नोई का भी ये कहना है, कांग्रेस में रहकर जो उन्होंने आभास किया कि अब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में आ चुकी है कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक नॉन सीरियस लीडर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज मुसीबत में है, मुश्किल समय में राहुल गांधी पर हमला सही नहीं है। इस वक्त सबको बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ना है। लड़ाई के समय युद्ध से भागना पार्टी के साथ धोखा है। पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, ऐसे वक्त में आपका फर्ज है उस कर्ज को चुकाना।